नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखन राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस कैबिनेट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो पास होंगे। पुरानी छात्रवृत्ति की बहाली की बात हो या निवेशकों के अनुदान के लिए बात हो, वहीं स्थानीय निकायों में भर्ती का जो रास्ता है, करीब जो 3000 पद है उस पर साफ होगा, क्योंकि आज एक बड़ी कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री समूह की भी बैठक है, तो कहीं ना कहीं 1 दर्जन से जो अधिक जो प्रस्ताव हैं वो आज कहीं ना कहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद पास होंगे। और कई सारी चीजों को लेकर के ये कैबिनेट मीटिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी अब से कुछ ही देर में 3.96 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे और इसी के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है, जिसमें करीब करीब जो कार्यक्रम है, जिसमें करीब करीब 90 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति का जो तोहफा है, जो फरवरी मार्च में मिलता था, उसे एक तरीके से छात्रों के लिए दिवाली गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है और इसीलिए सितंबर में ही उस छात्रवृत्ति का जो तोहफा है वो छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिवाली का एक तोहफा दिया है छात्र छात्राओं को योगी सरकार ने। और इसी के लिए जो कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है, अब से वहां कुछ देर में ही छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें तीन बड़ी हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से आज से एक हफ्ते से लगातार शुरुआत हो रही है। और खबरों की स्टार्टिंग में पहले तो आते हैं रामलीला, क्योंकि फिर उसके बाद है जो चल रहे हैं जिला अध्यक्ष सपा के, उनका, फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करेंगे। और तीनों महत्वपूर्ण खबरें हैं। रामलीला से स्टार्ट करते हैं। आज 22 तारीख को शिवरात निकली थी, 26 तारीख है, 26 तारीख से आज राम बारात निकलेगी और काफी भव्य और ऐतिहासिक माना जाता है। हमारे साथ संयोजक दिनेश प्रताप सिंह दिन्नू है, उन्हीं से सीधे बात करेंगे, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से आपको रूबरू कराते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कतें होती है कि ट्रैफिक को लेकर के जिस तरीके से समस्याएं आए दिन पैदा होती रहती है, लेकिन प्रशासनिक अमला जागता नहीं है और हर वक्त रूटों में समस्याएं आती हैं। चाहे वो साई बेला देवी पुल हो, चाहे उसके बाद बात करें कि भगवा चुंगी चौराहा हो, और चाहे शहर का चौक घंटा घर हो, ट्रैफिक की समस्याएं लगातार पैदा होती रहती है। सीधे संयोजक दिनेश प्रताप सिंह दिल्ली से ही बात करेंगे, हमारे साथ है। फिर उसके बाद हम जो है गुलशन यादव, छविनाथ यादव में भी बात करेंगे। सीधे बात करते हैं, राम बारात है आज, दिनेश प्रताप सिंह दिन्नू जी हैं। राम बारात है, राम बारात को लेकर के पहली बात तो क्या व्यवस्थाएं आप लोगों की ओर से की गई है और क्या प्रशासनिक अमले में आश्वासन दिया गया है? श्री रामलीला समिति प्रतापगढ़ द्वारा ऐतिहासिक भरत मिलाप का जो ये कार्यक्रम प्रतापगढ़ में होता है, उसी क्रम में नवरात्र के प्रथम दिन से कार्यक्रम शुरू होता है। अभी प्रथम दिन में शिव बारात था। आज पांचवें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बारात शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती है और नगर में भ्रमण करने के उपरांत चौक घंटाघर भरत मिलाप चौक पर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की और माँ जानकी का विवाह जयमाल कार्यक्रम होता है। एक चीज ये देखा गया था दिनू जी, कि साफ तौर पे अगर बात करें तो शिव बारात में देखिए कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को लेकर के काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। उससे 2 दिन पहले मीटिंग की गई थी सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा भी, उन्होंने कहा था कि कोई समस्या नहीं होगी। क्या प्रशासनिक अमले से कोई बात हुई आपकी कि आपकी राम बारात के लिए, क्योंकि 25 से अधिक ढोल ताशे समेत चौकियां सिंहासन रहेंगे, क्या कोई बातें हुई आपकी? हमारे प्रतापगढ़ के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सारे रूटों पे व्यक्तिगत रूप से निकल करके पैदल मार्च करते हुए रूट को देखा और समझा और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी प्रकार का अवरोध राम बारात में नहीं आने दिया जाएगा। और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए स्पेशली उन्होंने ट्रैफिक के इंचार्ज को लगाया है और अगल बगल थानों से भी काफी मात्रा में फोर्स को बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत कीमती समय दिया आईबीसी 24 को, क्योंकि आज आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और दूसरी बात आपको बात करें कि जिस तरीके से शिव बारात के दिन
दिन काफी समस्याएं आई थी। भगवान भरोसे से प्रतापगढ़ का पुलिस प्रशासन चल रहा था। फिलहाल आज राम बारात है, राम बारात के दिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं रहती है। फिलहाल कुछ ही घंटे बाद यहाँ से राम बारात निकलेगी। बात करते हैं छविलास यादव, गुलशन यादव की। अखंड आपको बता दें कि इनकी डिस्प्ले कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतापगढ़ का प्रशासन 1,25,00,000 की संपत्ति कल देर शाम कुर्क की है और ये कहा जा सकता है कुंडा क्षेत्र में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई गुलशन यादव और छविनाथ यादव के ऊपर की गई है। इससे पहले लखनऊ में 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी। फिर उसके बाद आपको बताते चले कि 3 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ के आसपास की संपत्ति कुर्क की गई और फिर उसके बाद ये तीसरी कार्रवाई की गई है। तो सोचने वाली बात है कि जो कभी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के राइट हैंड हुआ करते थे, आज की डेट में राजा के कट्टर दुश्मन कहे जा रहे हैं और फिर से इनकी संपत्तियों को कुर्क करने का कार्रवाई किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि गुलशन यादव अभी भी फरार चल रहा है। 1,00,000 का इनामिया उसको घोषित किया गया है। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अखंड सवाल यही है ज्ञानेंद्र की पुलिस के हत्थे चोर छोटे मोटे अपराधी पकड़ में आ जाते हैं, पर इतना बड़ा अगर अपराधी है कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं और आसानी से वो कहीं भी इस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में आने में आ ही नहीं पा रहा है, पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही, तो आखिरकार वजह क्या है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक छोटे से चोरों को पकड़ने में बड़े बड़े अपराधियों को भी पुलिस पकड़ ले रही है यूपी पुलिस, लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस एक बड़े अपराधी को, क्योंकि अगर एक इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है, 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाती है, 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाती है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं इनाम भी होता है। इनाम है ज्ञानेंद्र, अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, 1,00,000 रुपए का अगर इनाम है, तो इतना बड़ा अगर इनामी अपराधी पुलिस के चंगुल से अभी बाहर है, फरार है, तो आखिरकार वजह क्या है? क्या प्रतापगढ़ पुलिस इस नाकामी के लिए कोई वजह बता पा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल देखिए अखंड, इस पे लगातार बात होती रहती है अधिकारियों से कि आप जैसे कि कल देखा गया कि 5 करोड़ से अधिक की एक नशीला पदार्थ का एक तरीके से गैंग मेंबर पकड़े गए, 2 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। सोचिए इनके ऊपर इनाम भी नहीं था, लेकिन पुलिस की एक्टिविटी देखिए कि इन लोगों ने गिरफ्तार किया। आप लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपराध को अंजाम देते हैं, लंगड़ा ऑपरेशन चलाइए, बिल्कुल अच्छी बात है। अपराधियों को जेल भेजने का काम करिए, लेकिन एक ऐसा जिसके ऊपर 55 मुकदमों से अधिक दर्ज है, आपराधिक इतिहास है उसके, और आप उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपसे ही कहा था कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ना IBC 24 इसकी पुष्टि कर रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि गुलशन यादव इस समय शायद लखनऊ के गोमती नगर में है। एक पुलिस सूत्रों की माने, एक अपने मुखबिरों की सूत्रों की माने, कुंडा के लोगों की सूत्रों की माने, तो आराम से गुलशन यादव लखनऊ में घूम रहा है। लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं कह सकते हैं, आप जो भी कह दीजिए। एक लहजे में, प्रतापगढ़िया लहजे में कई चीजें बोली जाती है कि पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि गुलशन यादव को गिरफ्तार कर ले। और यही चीज सुशील सिंह में भी देखा गया था, ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह में, कि पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि 5 दिनों किसको तक गिरफ्तार करने की हिम्मत पड़ती है? किसको गिरफ्तार करने की हिम्मत पड़ती है? छोटे मोटे चोर बदमाश को। अगर अपराधी इतना बड़ा अपराधी कि उसके ऊपर इनाम घोषित करना पड़ रहा है, तो यूपी पुलिस वैसे भी जानी जाती है कि बड़े से बड़े अपराधी को भी पकड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। कोई भी हो, छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी, पुलिस की गिरफ्त में जरूर होता है। तो आखिरकार प्रतापगढ़ पुलिस को क्या हो गया है कि 1,00,000 के इनामिया को वो पकड़ नहीं पा रही है, वो उनके चंगुल से अभी भी बाहर है? क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना ज्ञानेंद्र, क्या कह रहे हैं अधिकारी कि अगर 1,00,000 का इनामी अपराधी है, वो पुलिस की गिरफ्त से इतने दिनों से बाहर क्यों है, क्यों फरार चल रहा है? क्या सारे उनके सूत्र सबके मुखबिर केवल छोटे छोटे चोर चकार को ही बताते हैं क्या आखिर? बिल्कुल देखिए अखंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखबिरों पे पुलिस लाखों रुपए खर्च करती है और कहा भी जाता है मुखबिर खास सूचना पे कि फला जगह पे खड़े थे, मुखबिर ने बताया कि फला कपड़ा पहनकर फला मोटरसाइकिल से आ रहा है, ये वही व्यक्ति है जो इस घटना को अंजाम दिया था, ये वही अपराधी है जिसने फला जगह पे अंजाम दिया था।
आखिर वो मुखबिर जो पुलिस के हैं वो अब कहाँ चले गए, जिनके पीछे ये लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसके लिए सर्विलांस टीम बनाई जाती है, वो सर्विलांस टीम कहाँ चली गई? वो जो स्पेशल टीम बनाई जाती है, वो स्पेशल वो टीम कहाँ सर्विलांस चली टीम गई? आराम कर रही होगी, हो सकता हो छोटे मोटे चोर अपराध चोर चकार को पकड़ने में लगी होगी। शायद यही कारण है कि अब तक कितने बड़े अपराधी 1 लाख के इनामी को पकड़ने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। और आज जैसा कि आप बता रहे हैं, मुखबिर काज की सूचना भगवान जाने, सूत्र की सूचना भगवान जाने, सब कुछ इतना कुछ आपके संसाधन होने के बाद भी अगर 1 लाख का इनामी अपराधी अगर आपकी चंगुल से बाहर है तो सवाल जरूर खड़े होंगे। प्रतापगढ़ पुलिस, अगर आप खबर देख रहे हैं तो कम से कम रिएक्ट कीजिए और कार्रवाई कीजिए कि सवाल जो उठा रहे हैं वो उठा ना पाए। ज्ञानेंद्र, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जल्द से जल्द बिल्कुल बात अखंड करेंगे, देखिए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अखंड देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस सिर्फ भगवान भरोसे राम भरोसे चल रही है और देखना होगा कि ये राम भरोसे प्रतापगढ़ पुलिस कब तक चलती रहेगी। और ऐसे जो बड़े बड़े जघन्य अपराधी हैं अब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। राम भरोसे है, राम भरोसे यहाँ की ट्रैफिक चलती है, राम भरोसे यहाँ के पुलिस प्रशासन चलता है। फिलहाल दीपक बुकर आए हैं, अभी नए नया चार्ज संभाले हैं, राम भरोसे सब कुछ चल रहा है, राम भरोसे ही प्रतापगढ़ पुलिस भी चल रही है। बिल्कुल तो अखंड। ठीक है, भगवान के ही भरोसे छोड़ना है, श्री राम के भरोसे ही छोड़ना है, तो एक काम करिए कि आपके पद की आवश्यकता क्या है। इतने संसाधन सरकार आपको उपलब्ध कराती है, उसके बावजूद अगर 1 लाख का इनामी अपराधी आपके चंगुल से बाहर है तो बिल्कुल सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करने के लिए आप उस पद पर बैठे हैं। ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम बात का, क्योंकि जो बातें आपने बताई है वो सवाल खड़ी करती है प्रतापगढ़ पुलिस पर कि आखिरकार 1 लाख का इनामी अपराधी अभी भी पुलिस के चंगुल से फरार क्यों है। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड देखिए, आपको बता दें, रायबरेली के थाना सलवन क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी स्कूल ने कल एक छात्र को बेरहमी से पीटा है, निजी स्कूल के टीचर ने। और जब इससे IBC 24 DISO से बात हुई संजीव सिंह से, तो संजीव सिंह ने कहा कि वो हाईकोर्ट में है और मामले का संज्ञान उनके पास आया है, जांच करवाकर उचित कार्रवाई होगी। दूसरा, और जब ये मामला आया तो इसके वीडियो भी हमारे पास है, वो वीडियो हम अपने यहाँ प्ले भी नहीं कर सकते। इस तरह बेरहमी से मारा है कि आप भी देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। एक गलती ये थी स्टूडेंट की, कोई बुक थी, 11th क्लास का स्टूडेंट है जैसा आरोप है। खैर, जांच का विषय होगा कि एग्जैक्टली मामला क्या था, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और पिता की तहरीर पे वहां पे मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी गई सलवन थाने में। मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन तहरीर दी गई है एक व्यक्ति विशेष टीचर के नाम से। और वो व्यक्ति विशेष टीचर ने जिस तरीके से शरीर के घाव हैं, निशान है, वो देख के हैरान कर देने वाले वो है कि इस सरकार में एक बुक न ले जाने की वजह से क्लास टीचर ने इतना मारा है। अब ये बात बुक की थी या किसी और चीज की थी, ये जांच का विषय है, जांच के बाद क्लियर होगा। लेकिन अभी पहला जो तथ्य है मीडिया के पास, मीडिया उस तथ्य पे बात कर रहा है कि जिस तरीके से बेरहमी से ये निशान है, आखिर ये निशान तो है मार के। अब वो मार गलती क्या थी, बुक ना ले जाने की गलती थी स्टूडेंट की या बदसलूकी थी स्टूडेंट की, ऐसे तमाम। हम एक पहलू पे बात नहीं करते, IBC 24 किसी एक पहलू पे बात नहीं करता, हम दोनों तो पक्षों इंद्रवीर, की बात अधिकार किसने करते दिया हैं। आपको? अधिकार किसने दिया है? बदसलूकी की थी, अगर मान लेते बदसलूकी की बात, मान लेते ये पक्ष नहीं रहा होगा, ये पक्ष नहीं रहा होगा कि बुक वाली बात मान लेते एक पक्ष नहीं है, लेकिन इस बात का अधिकार किसने दिया है? किस शिक्षक के पास इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को इस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई करेगा? किसने अधिकार दिया है? सवाल यही है ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षक अगर भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? वो अगर उनको ज्ञान देना चाहिए, बच्चे के अंदर कोई गलती है, कोई कमी है तो उसको उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए। पर अगर 11वीं का ही छात्र है, मान लेते बड़ा हो गया वो बच्चा, 11वें मान लेते कि बच्चा बड़ा हो जाता है, पर क्या इस तरीके का अधिकार किसी प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल, किसी भी स्कूल के वो शिक्षक हो, क्या उनके पास इस तरीके का अधिकार है, ये राइट है कि बच्चे के ऊपर इस तरीके से हाथ उठा सकते हैं, बेरहमी से उसको पिटाई कर सकते हैं? DIOS ने क्या कहा, ये तो बात का विषय, क्या स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई की उस शिक्षक के खिलाफ? अभी देखिए अखंड, अभी स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुष्टि उसके पिता ने तहरीर दी है नजदीकी थाने क्षेत्र की जो सलोन में पड़ता है। और वहां के कोतवाल राघवन सिंह इस समय जो PRO हुआ करते थे SP के, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, एक हफ्ते पहले चार्ज संभाला है और उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। और DIO जो है संजीव कुमार सिंह, उन्होंने भी IBC 24 की बात हुई तो वो हाईकोर्ट के किसी केस के मामले से
अपने प्रशासनिक काम से हाईकोर्ट में है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और इस पे अवगत भी कराया जाएगा आपको कि इस एग्जैक्टली मामला क्या था, और उसके बाद अगर मामला जिधर भी आएगा उनके ऊपर इस पे उचित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, वहीं पे जैसे अभी हमने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी हम लोगों ने, मैं अक्सर अपनी खबरों का असर नहीं बोलता हूं, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि आपने भी ये पूछा था कि इंद्रवीर इस पे आप बताइएगा जरूर क्या हुआ। तो मैडम को निलंबित कर दिया गया है। जो बुक बेचने वाली कबाड़ी के हाथ खबर आई थी, तो उस पे जो है कल यहाँ के जो बीएसए आए हैं राहुल कुमार सिंह ने, उन्होंने उनको निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर रही रायबरेली के घटना। बिल्कुल, एक तरफ शिक्षक है जिसको उस ज्ञान देना चाहिए, वो अपनी किताबें, बच्चों को जो किताबें मुहैया कराई जाती हैं, फ्री में मुहैया कराई जाती हैं, उसे कबाड़ में बेच दे रहा है। दूसरी तरफ जो शिक्षक है जिसकी बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है, उसका शरीर ही बिगाड़ दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके का ये शिक्षक खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो शिक्षकों के ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। शिक्षक ऐसे होते हैं, शिक्षक गुरु होते हैं, और गुरु दिशा दिखाता है, पर गुरु दशा नहीं बिगाड़ता है। लेकिन हालात ऐसे हो गए कुछ जगहों पर, इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि बच्चों की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ने में ये गुरु इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोरने में जुटे हुए हैं। चाहे रायबरेली से खबर हो या फिर सीतापुर से हो, कि किस तरीके से प्रधानाध्यापक बीएसए के ऊपर ही बेल्ट से वार पे वार किए जा रहे हैं तमाम तरीके के। फिर उसके बाद बीएसए का भी एक ऑडियो वायरल है प्रधानाध्यापक के साथ, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, जो दिख रही हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि जो शिक्षक का कार्य है, शिक्षक उस कार्य को छोड़ करके बाकी सारी कार्य को करने में जुटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। चौधरी शहनवाज अमरोहा से जुड़े हुए हैं। चौधरी शहनवाज, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए आनंद, एक वक्त मोदी को जनपद अमरोहा के महाराष्ट्र में दूसरे शब्द में जहाँ पर जो है जो औपनिवेशिक कांग्रेस पार्टी के चुनाव करते हैं उनके आवाज पर बोली है, जो लगातार जो है मैं इनसे बात करूंगा कि अब देखिए लगातार जो है गुर्जर समाज पर विरोध चल रहा है मेरे के अंदर, क्या कहें? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार गुजरों के पीछे पड़ी हुई है, ऐसा लगता है जैसे उनकी गुजरों से कोई निजी दुश्मनी है। लगातार गुजरों पर अत्याचार कर रही है, लगातार गुजरों का दमन कर रही है, लगातार गुजरों को सता रही है। और बीजेपी की हुकूमतें ऐसा बर्ताव गुजर समाज के लोगों के साथ कर रही है जैसे अंग्रेजी हुकूमत ने किया था। अंग्रेजी हुकूमत भी गुजरों का दमन करती थी, उन पर अत्याचार किया, अन्याय किया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी गुजरों के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण बर्ताव कर रही है। पहले 2007 में गुजर आंदोलन के दौरान निर्मम 78 गुजरों की हत्या राजस्थान में की गई। अब अनंतपुर गांव है फरीदाबाद में, हरियाणा राज्य में, वहां पर सैकड़ों वर्ष पुराने बने हुए गुजर समाज के घरों को जबरदस्ती तोड़ा गया। अब मेरठ के दादरी में गुजर समाज के नौजवान साथी, नौजवान लड़के वहां प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते थे। ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे थे कि हमारे गुजर सम्राट मिहिर भोज जी का एक बोर्ड है, उस बोर्ड से किसी ने छेड़छाड़ की है, ज्ञापन के माध्यम से उनके खिलाफ, छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने, मेरठ के प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इशारे पर, उनके कहने पर वहां के नौजवान साथियों का ज्ञापन नहीं लिया, बल्कि उन पर उल्टा लाठीचार्ज किया और उन पर मुकदमे लिखकर उनको जेल में डाल दिया। अब स्थिति यह है कि वहां पर मेरठ में उन लोगों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इस तरह का बर्ताव योगी सरकार कर रही है गुजरों के साथ कि जैसे गुजर समाज के लोग बहुत बड़े अपराधी हो और बहुत बड़ा उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो, इसलिए उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये गुजर कौम हमेशा देशभक्त रही है, परम देशभक्त कौम रही है। इन्होंने जब भी देश पे संकट आया है, आग बढ़ चढ़कर उस पे संकट निवारण के लिए उसमें हिस्सा लिया है। ये किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकारों के आगे नहीं झुकेगी। मेरठ की प्रक्रिया का हम जवाब देंगे। देखिए, 2017 में मोदी जी की सरकार ने देश के ऊपर जीएसटी का गब्बर टैक्स लगाया। जब गब्बर टैक्स लगाया और उन्होंने 28%, 18%, 12% ये जीएसटी के दायरे रखे। आज मोदी सरकार 8 साल तक लगातार देश को लूट, जीएसटी के टैक्स के नाम पर लूटने के बाद चंद राहत देने पर उत्सव मना रहे, गली गली में जाकर व्यापारियों से मिलकर ढोल नगाड़े उत्सव मना रहे कि मोदी सरकार ने जीएसटी में छूट दे दी है। भाई जीएसटी लगाई क्यों? जीएसटी का टैक्स देश के ऊपर थोपा क्यों गया? आज थोड़ी सी राहत देकर उत्सव मना रहे,
8 साल लोगों को लूटने वाले, लोगों को गब्बर टैक्स का भरवाने वाले लोग सब मना रहे, मैं इससे सहमत नहीं। क्योंकि पहले आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने तो जीएसटी नहीं लगाई। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जीएसटी लाने का प्रस्ताव रखा था तो बीजेपी के लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा जीएसटी लग जाएगी तो देश के व्यापारी, किसान, युवा सब बर्बाद हो जाएंगे। आज उसी मोदी सरकार ने 28% पे देश के अंदर जीएसटी लगाई, गब्बर टैक्स हुआ, और आज उसको थोड़ी सी राहत देने के बाद वो सब मना रहे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये किसी भी कीमत पर ये सरकार जनहित की बात नहीं करती, किसान हित की बात नहीं करती, नौजवानों को रोजगार नहीं देती। सवाल एक शहनवाज, एक सवाल है सर से। एक बात बताइएगा, क्योंकि जैसे आपने एक समाज को लेकर के सवाल किया और पूछा कि योगी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो 80% 90% की बात करते हैं। तो 10% वो जिसको हटाते हैं, वो 10% लोग कौन है? कौन है वो 10% लोग जिनको हटा करके समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो बीजेपी आरोप लगाती है कि 80-90% जो गिनते हैं लोगों को, वो 10% लोगों के जो छोड़ते हैं, जिनको साथ में लेने की बात नहीं करते हैं, उनको साथ में लेने की बात क्यों नहीं करते? सबके साथ और सबके विकास की बात क्यों नहीं करते? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी की जो पॉलिसी है हमेशा से धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे लोगों को बांट के राज करने की है। वो नहीं 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 कहते नहीं, कि यहाँ सबका सवाल विकास, है, सबका सवाल साथ है, है, वो सवाल सही सर, है। सवाल है। एक चीज बताइएगा आप, सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने सबका कभी आज तक विकास नहीं कहा करने की बात 20%, जो है कि 80%, कोई 60%। से जीती है, वो पूरे देश को एक पहले साथ लेकर नहीं सवाल चल सुन रही लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। वही बात पूरे पूछना देश चाह के रहा हूँ। लोगों को एक साथ लेकर नहीं चल रहे, आज की बात में अगर देखिए जाति की बात लोगों हो को रही थी साथ अभी लेकर नहीं आपने, चल रहे। नहीं नहीं, आपने अभी जो बात उठाई, जो मुद्दा उठाया, उसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आपने बोला एक समाज के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। वहीं पर वो बीजेपी ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार 100% सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए, तो जो सुप्रीम या कहते हैं ना कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो 80% 90% की बात करता है, तो 10% या 15% 20% वो किसको छोड़ने की बात करता है? कौन से जाति वर्ग के विशेष के लोग हैं वो जिनको छोड़ने की बात की जाती है? सवाल ये है। ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित तीनों लोगों को कोई उपेक्षा मोदी सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। ओबीसीओ का कोई विकास नहीं हो रहा, दलितों का कोई विकास नहीं हो देश के रहा, प्रधानमंत्री वो अल्पसंख्यकों का कहते हैं, कोई विकास नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। बहुत से ऐसे स्टेट है बीजेपी के जहां पर दलित मुख्यमंत्री भी है। और अगर आप ये बोल रहे हैं बीजेपी जैसा, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने वाली बात हो रही है, तो उस पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15 से 20% सवर्णों के साथ ही बीजेपी, 80% अलग। तो क्या ये शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का, ये कहता है क्या कि सवर्णों को 15%, जो साफ तौर पर बोलना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब 15% छोड़ दिया जाए? उन्हीं की बात हो रही है? आप अपनी तरफ से बताइए जरा ये बात। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मोदी जी अपनी सरकार का, अपने जो उनके उद्योगपति मित्र बंधु हैं, उनके विकास के अलावा किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। ओबीसीओ का बिल्कुल विकास नहीं कर रहे, माइनॉरिटी का बिल्कुल विकास नहीं कर रहे, दलितों का बिल्कुल विकास नहीं कर रहे। मोदी सर जी की सरकार सर 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 तो सर वर्गों एक की सवाल है लगातार आपसे, क्योंकि आप एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आपके पास जवाब जरूर होगा। इतने वर्षों तक कितनी पार्टियां राजनीति करते आई हैं, केवल अपने परिवार के लोगों को ही पार्टी में पद दिलाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री का सपना सोच लेते हैं। क्या वो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को वो पद दे सकते हैं? सवाल ये है सबसे बड़ा। क्या इस तरीके की जो बातचीत की जाती, क्या ये संभव है? ऐसा होता है क्या? जितनी नैतिकता की बातें होती है, क्या टीवी पर होती है, क्या ये असल में दिखाई देती है धरातल पर? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बड़ी अच्छी कांग्रेस बातें कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि समाज के लोग ये जाने और देखें कि जो नेता सब सर्व समाज की बात करते हैं, किसी भी जाति विशेष की बात करते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, क्या उनके अंदर नैतिकता है कि जो बातें वो करते हैं वो करते हैं? आप यकीन मानिए, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके घर के सभी सदस्य सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, प्रधान तक का पद ले लेते हैं, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री पद के सपने से जोड़े रखते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी क्या केवल केवल झंडा उठाने के लिए ऐसे आरोप लगते रहते हैं? क्यों राजनेता जो धरातल पर जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या फिर टीवी डिबेट में आकर के अपनी बातें रखते हैं? वही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों के
लोगों को सम्मान दिया, सभी को प्रतिनिधित्व किया, बाबू जगजीवन राम जी को आगे बढ़ाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया, 3 माइनॉरिटी विभाग के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भारत को दिए। तो सवाल ये उठता कि कांग्रेस ने हमेशा सभी धर्मों के, सभी जातियों के और सभी वर्गों के लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया है। और आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार दलितों की उपेक्षा कर रही है, ओबीसी की उपेक्षा कर रही है, माइनॉरिटियों की उपेक्षा कर रही है। माइनॉरिटी को सर कब हमारा देश, कब हमारे देश के नेता ये कहें कि एकजुट होना चाहिए 21वीं सदी में आकर के, अगर हम इस तरीके से जाति की बात करेंगे तो क्या आपको लगता है इस रोबोट के जमाने में, एआई के जमाने में जाति विशेष वर्ग करेगा? कितने % लोगों को सर सरकारी नौकरी मिली है? आरक्षण का लाभ कहाँ मिलता है सर? क्या क्या चीजें होती है? बहुत सारे सवाल हैं, डिबेट छोटी पड़ जाएगी सर अगर आपके साथ में डिबेट करूंगा। बहुत सारी चीजें घटित होती है, राजनेता टीवी पर आकर के बोलते हैं। मैं देखिए सबकी अपनी भावनाएं होती है, सबके भावनाओं का कद्र करना चाहिए, पर सवाल यही सर जनता को सही रास्ता दिखाया जाए। क्यों हम जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं? इतने वर्ष आजादी के हो गए, सर कितने % लोगों को सरकारी नौकरी है हमारे देश में? सर आप बताइए जरा, हमारा आज की डेट में आईबीसी यूपी बताइए जरा कितने लोगों की सरकारी नौकरी है सर? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, 2014 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उससे सर एक बात सुन लीजिए सर, कोई पार्टी क्यों नहीं कहती कि हर परिवार के हर घर के एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे? कोई पार्टी क्यों नहीं कहती मैनिफेस्टो में? क्यों कहती है कि हम जाति के आधार पर देंगे? क्या 100% आरक्षण के बाद भी सारे ओबीसी दलितों को नौकरियां मिल जाएंगी? सर इस बात को आप यहाँ पे बोलेंगे टीवी डिबेट पे? पॉसिबिलिटी है कि अगर 100% हमने आरक्षण दे दिया सबको नौकरी मिलेगी? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? ये जो बात आप कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल रूप से, पर नौकरी तो फिर अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो क्यों चाहता हूँ, क्यों नहीं बना सकते सर ऐसी व्यवस्था कि सबको नौकरी मिल सके सर? क्योंकि आप लोग तो इतनी बड़ी पार्टी चाहे वो बीजेपी का ही लीडर क्यों ना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे नेता हैं, पर कम से कम ये बात क्यों नहीं पहुंचाते आप लोग कि जातियों में बांटने से ज्यादा जातियों में जो लोग हैं, जो हर घर एक परिवार के सदस्य को नौकरी क्यों नहीं देने की बात करते हैं आप? या फिर जहां पर आप हैं वहां पर क्यों नहीं देते हैं? केवल आरक्षण देने से क्या हो जाएगा? आरक्षण देने से मैं सर बताऊं क्या हो जाएगा? कई अधिकारियों के बच्चे ही अधिकारी बन करके बैठे हुए हैं कई पदों पर, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल, कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे जो अधिकारी, उनके ही बच्चे अधिकारी हैं। पिछड़ों को नहीं मौका मिलता है सर, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है मौका। क्यों नहीं इस बात को लोग समझते हैं? ना जाने कब समझेंगे। अपनी बातों को घुमा फिरा चाहे बीजेपी चाहे समाजवादी पार्टी क्यों करती है सर? सबके हित की बात क्यों नहीं करती है सर? थोड़ा सवाल यही है मेरा। नहीं जी, आपका सवाल है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जो बात आप कह रहे हैं देखिए संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण हुआ, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इस बात की मैं आपकी तो सहमत हूँ कि आरक्षण जो है किसी भी कीमत पर आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ग में कोई भी व्यक्ति आपकी पार्टी के लीडर कहेंगे सर, आप तो कह रहे हैं, आपकी दाद देता हूं कि ऐसी अगर उस पार्टी में लीडर है जो अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं आपकी पार्टी के लीडर नहीं कहेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूं, मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। बस ऐसे ही लोगों की है, और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण होगा तो उससे पात्र व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही राजनेताओं की आवश्यकता है सर। अपने घर की दाल रोटी चलाने के लिए अपने घर के ही सदस्यों को केवल सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बना लेने से काम नहीं चलेगा इस देश का। और अगर इस तरीके की बातें आप कह रहे हैं जनगणना की जो बात आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो जातीय जनगणना एक बार हो जाने दीजिए, तब सबको जिसका जो हक होगा आईबीसी के दर्शकों को जरा सर कुछ सर लाभ बता दीजिए, क्या क्या लाभ मिलने वाले जाति जनगणना से? हमारे दर्शक भी जानेंगे और ये रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। कभी ना कभी तो सरकार आएगी, उस जाति जनगणना से क्या लाभ फायदे मिलेंगे, जरा बताइए सर हमारे दर्शकों को, जरा आप बताइए। कुछ नेटवर्क का इशू है, कनेक्शन का, अगर फिर से रिकनेक्ट होंगे तो उससे जरूर बात करेंगे। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है? अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए। यानी मैं बिल्कुल अखंड में बताना चाहूंगा कि राम मंदिर में जो विजय पताका का जो कार्यक्रम भव्य रूप से, जिस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य रूप दिया गया था, कहीं ना कहीं वही भव्यता
वही दिव्यता एक बार फिर अयोध्या में देखने को मिलेगी। वो तारीख 25 नवंबर है और 25 नवंबर को राम मंदिर का विजय ध्वज लगना है। और बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन है और जो है वही उन्हीं के हाथों से वो विजय पताका लहराने की जो बात है वो की जा रही है। ये सारी जो चीजें हैं वो सब लगातार बैठकों का दौर शुरू है और ये तैयारियों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो या निर्माण समिति के अध्यक्ष हो या प्रशासनिक अमला हो, वो लगातार गहन मंथन कर रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में 8 से 10 हजार लोग एकत्रित होंगे राम मंदिर परिसर के अंदर। उनको बैठने की व्यवस्था, उनको मंदिर में दर्शन कैसे कराया जाए, मतलब हर पहलुओं पे विस्तृत चर्चा की जा रही है। फसाड लाइटिंग किस तरह से लगाई जाए कि राम मंदिर की जो भव्यता है वो और भी दिव्यता हो, उसकी उजागर हो। तो ये सब विषयों पर लगातार गहन मंथन चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल अपूर्व, देखिए क्योंकि बड़ा त्योहार है और एक बड़े त्योहार पर तैयारियां भी बहुत बड़ी होती है, उसके लिए अभी से सारे लोग एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं और दीपोत्सव वहां का देखने लायक होता है, चाहे वाराणसी की बात की जाए या फिर अयोध्या नगरी में जिस तरीके से घाट पर ये पूरा का पूरा दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो बड़े पैमाने पर अयोध्या के लिए कार्यक्रम होता है। तो तैयारियां किस प्रकार की जा रही है, प्रशासन किस तरीके की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके लिए तैयारियां अभी से बहुत बड़े प्रारूप में की जा रही होगी। तो क्या क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जरा हमारे दर्शकों को जरा बताइए। बिल्कुल बता दें, अगर दीपोत्सव की बात की जाए अखंड, तो दीपोत्सव लगातार देखिए बहुत ज्यादा 1 महीने का समय है और 1 महीने के पहले ही नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। कितने दियों की संख्या, जो दियों की संख्या पिछली बार 25,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, इस बार 28 लाख दिए जलाएंगे और 26 लाख के करीब में ये रिकॉर्ड एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कहीं ना कहीं ये जो उल्लास है वो दोगुना दिखाई पड़ रहा है। और अधिकारियों की बात करें या अवध यूनिवर्सिटी के जो वॉलेंटियर हैं, वो उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। दियों की संख्याओं को देखते हुए नोडल अधिकारियों को चयनित कर दिया गया और सबको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है कि जिस तरीके से घाट चिन्हित कर लिए जाए कि किस तरीके से 28 लाख जो दीपक हैं वो सभी घाटों पर बिछाए जाएंगे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासनिक, हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला ही देख रहा है, लेकिन अगर बात की जाए जो है नोडल अधिकारी की, तो जो दीपोत्सव का मेन अहम, यानी कि अगर बात की जाए कि राम मनोहर लोहिया से संबंध जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ के जो छात्र हैं उनको वॉलंटियर बनाया जाता है। वो किस तरह से आएंगे, दियों को मैपिंग करेंगे, बिछाएंगे, वो सारी जो जिम्मेदारी है वो अवध यूनिवर्सिटी यानी कि उसके जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं SN सिंह, उनको उनके द्वारा कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार चरम पर हैं और देखना ये है कि इस बार दीपोत्सव में कहीं ना कहीं एक अलग झलक दिखने वाली है। बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि आप जिस तरीके से वहां पर रह करके जो चीजें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, अपने आप में बड़ा अभूतपूर्व होता है और भावनाओं में अब जिस तरीके से बहता है आदमी, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर वहां नहीं जा पाते हैं, वो टीवी पर देखते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके का दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, उसकी भव्यता देखने लायक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और एक के बाद एक कहते हैं कि हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की जो तैयारी है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो या फिर वहां के प्रशासन की हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जब इस बार का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा भव्य तरीके से मनाया जाएगा, तो अपने आप में किस तरीके का जो अनुभव है, अनुभूति है, लोग उसे महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड जी, कल हमने एक खबर बताई थी, पेट्रोलिंग को लेके हमने बात की थी और मेरा नेटवर्क इशू हो गया था कुछ, और आपने कहा था कि वहां के एसपी से आपने बात की या नहीं की। आखिर में एसपी साहब को आपका मैसेज पहुंच गया है और रात में पेट्रोलिंग के दौरान एक ऐसा बदमाश पकड़ा गया जिस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं और उस पे गौकशी, लूट, चोरी, इस तरह के वारदात उस पे फिलहाल ये सब दर्ज थे। और कल पेट्रोलिंग की, चांदपुर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की गई, उस दौरान यह बदमाश पकड़ा गया है जिसका नाम अजीम है और इसको गोली भी लगी है। मुठभेड़ के दौरान इसने पुलिस पार्टी पे गोली चलाई और गोली चलाने के वक्त जब पुलिस ने आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई है तो उसके पैरों पे गोली लगी है। फिलहाल ये पुलिस के कब्जे में हो गया है। अब ये एक बड़ा सवाल था कि जिस तरह से आपने कल कहा था कि एसपी साहब से बात की या नहीं की, तो मुझे लगता है कि एसपी साहब को रात में ये मैसेज पहुंच गया था और उन्होंने पूरी तरह से कार्रवाई करवाई। और जिस तरह से पेट्रोलिंग अब चालू हुई है तो एक इतना बड़ा बदमाश पकड़ा गया और बिजनौर में लगभग इस पर 17 मुकदमे दर्ज थे। तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा कामयाबी है
बहुत बड़ी बिजनौर पुलिस को, पूरी बिजनौर पुलिस को ही कहूंगा मैं, क्योंकि चांदपुर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है, परंतु ये पूरी बिजनौर पुलिस की ही कार्रवाई है, क्योंकि इस पर 17 मुकदमे जो दर्ज थे वो अलग अलग थानों में दर्ज थे। और ये अजीम जो गौकशी करता था, चोरी करता था, लूट के वारदात को अंजाम देता था, अब कहीं ना कहीं यहाँ की जनता राहत महसूस करेगी इस बिजनौर पुलिस के इस कार्य से। बिल्कुल अजय, होना अखंड भी जी। चाहिए, लेकिन बधाई के पात्र तो एसपी महोदय हैं, क्योंकि अगर अगर उन्हें इस खबर को सुनने के बाद, वैसे मैं जानता हूं एसपी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते, अब एसपी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं और निभाते भी हैं। बहुत सारे जिलों के कप्तान बेहतर काम कर रहे हैं और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं बिजनौर के जो कप्तान है, लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, और आपकी यही एक्टिवनेस शायद ये कारण है कि जो जिसके ऊपर इतना अधिक मुकदमे दर्ज थे वो पुलिस गश्त में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। तो सवाल जो उठते हैं वो दम भी तोड़ देते हैं अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो कम से कम अगर पुलिस कप्तान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस तरीके के संदेश देते रहेंगे कि एक्टिव रहो, तो मुझे लगता है कि चाहे बिजनौर हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, वहां पर इस तरीके की जो घटनाएं लगातार घट रही हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लगाम लगेगी, क्योंकि कप्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। अगर वो मोटिवेट कर ले जाएगा तो आप यकीन मानिए जिले में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि जिले का कप्तान सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। और अगर वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो इतना जरूर है कि वहां पर किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी या फिर बड़ी घटना हो, उसको अंजाम देने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेंगे इस तरीके के अपराधी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैसेज गया या फिर जैसे भी उन तक ये पहुंचा, ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कार्रवाई कराई और कार्रवाई देखने को मिल रही है जमीन पर। सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन सवाल के साथ साथ अगर सवाल पर जो उठा था उसको हम उस पर मिल जाए तो अपने आप में सारी चीजों को लगा के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अब तक मेरे साथ जुड़ी कौन सी बड़ी खबर है? अगर जी आज हम बताना चाहते हैं, ये हरदोई के हरियाणा थाने के कोटवा गांव का मामला है। हमारे साथ भी जो परिजन खड़े हैं, इनका जो घर था, इनके घर के अंदर से एक रास्ता 30 मीटर जो 30 फुट तो अलग बात, 30 मीटर की निकाली रास्ते से होकर इनके घर के पूरी मतलब, और दूसरी और वहीं पर जो दबंग लोग हैं इनके घर के आगे इन्होंने मकान को बना दिया है, और जिससे निकलने को दिक्कत हो रही है। जब इन्होंने हरियाणा थाने में FIR की तो वहां पर दरोगा ने इनको भगा दिया थाने से। और दूसरी बात बताएं, वहां पर जो लेखपाल है जाकर इन लोगों को प्रताड़ित छोड़कर यहाँ पर कहीं इधर रह जाए उधर रह जाए, पूरा क्या है मामला हम नहीं जानेंगे जी। और क्या है मामला पूरा? लालाराम है, नाम कुशवाहा है, तहसील फरावाद, थाना हरियाणा। सर हमारे मकान बना लिया और गाली गलौज करते हैं और दबंग है। नाम है उनका उसका नाम चित्तरलाल और उसका नाम है सुनीता। और मामला क्या है? मामला हमारा चलाता है सर, हमारे सामने मकान बनाए रहे और आदर्श का कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर के एक जो शुरुआत हुई थी, एक पोस्टर की शुरुआत कानपुर से हुई थी, कहीं ना कहीं इसने टूट पड़ा और ये पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है, देश या कहें विदेश में भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी कड़ी में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी कहीं पर चल रहा है और कहीं कहीं पर जो है इस पे एक्शन भी होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहीं अब जो है एक आई लव महादेव के नाम से भी कहीं ना कहीं जो है हिंदू संगठन जो है एक नारा जो है लेकर के आया। उसी के साथ साथ आज क्योंकि जुमे की नमाज है, जिसको लेकर के जो शहर काजी है कानपुर के, उन्होंने साफ तौर पर जो है जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे एक आग्रह किया है कि किसी भी तरीके का कोई भी जुलूस वो ना निकाले, पुलिस प्रशासन का जो है कहीं ना कहीं सहयोग दें। इसी के साथ साथ उनका साफ साफ ये भी कहना है कि अगर इस तरीके के भड़काऊ भाषण या भड़काऊ पोस्टें अगर की जाएंगी तो जो उनका समाज है, जो उनके लोग हैं, जो उनका समुदाय है, वो इन तरीके के किसी भी भड़काऊ भाषण या भड़काऊ जो पोस्ट पर जो है उसका समर्थन नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर पुलिस के द्वारा या किसी की तरह कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। तो साफ तौर पर जो एक राजनीति जो है कहीं ना कहीं इस छोटे से मामले को बड़ा कर दिया गया, लगातार जो है इसको देश विदेश तक पहुंचाया गया। तो उसको कम करने के लिए जो है लगातार जो है कानपुर पुलिस भी कार्यरत है और कानपुर पुलिस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो
मुकदमा दर्ज हुआ है, ये आइला मोहम्मद को लेकर के मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। फिलहाल जो है कुछ जो है लोग हैं जो ट्विटर ट्विटर अगर कहा जाए जो खेलते हैं, उन्होंने इस मामले को तूल पकड़ा दिया और एक बड़ा मामला हो गया। तो फिलहाल शहर काजी के द्वारा एक बयान दिया गया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर कोई आज जुलूस निकालता है, किसी तरीके का भड़काऊ भाषण देता है, तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि आई लव इंडिया की जगह आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, महादेव आराध्य हैं, मोहम्मद जी आराध्य हैं, तमाम जो भी हमारे भगवान हैं वो आराध्य हैं। बिल्कुल सही बात है कि उनको पूजना चाहिए, पूजनी है, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर निकल करके अराजकता करना कहाँ कहाँ कौन सी किताब में लिखा गया है, कौन से धर्म में लिखा है? क्या अराजकता करिए? एक धर्म आगे निकलेगा तो क्या दूसरा धर्म चुप्पी पर साधे बैठा रहेगा क्या? और क्या पुलिस इसी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए है? तमाम जगहों पर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लोगों को, धर्म गुरुओं को आकर आगे आना पड़ता है, उनको अपील करनी पड़ती है कि ऐसा जो बच्चे हैं इस तरह कदम ना उठाएं। पढ़ने वाली उम्र में बच्चे सड़कों पर हैं, हाथ में पत्थर है, कि क्या तरीका है? इस देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। पुलिस उन लोगों को, दहशतगर्दों को, चोरों को, अपराधियों को कहीं सलाखों के पीछे डालेगी कि इस तरीके से हाथों पे तख्तिये लिए जिस तरीके से बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं, क्या उनको पकड़ेगी? क्या करेगी क्या के पुलिस? कभी एक बरेली के मौलाना साहब हैं, वो इस वक्त है, उन्होंने ऐलान किया कि जुम्मे की नमाज के बाद जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे। उनके घर को पूरी तरीके से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम जगह वहां पर 5-7 पुलिसकर्मी तैनात हैं। क्या देश को आग के गोले में झोंकना चाहते हैं लोग? हर चीज का एक मायने मतलब होता है, एक तरीका होता है। क्या करना क्या चाहते हैं? कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, क्या मतलब है ये सारी चीजें करने का? पुलिस अपील कर रही है, आपके धर्मगुरु अपील कर रहे हैं, पर उस उन गुरुओं की, धर्मगुरुओं की, पुलिस की अपील का कोई मतलब आपके ऊपर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। देखिए होता क्या है कि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी मामले को टूल पे लेकर जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो है कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया का भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक छोटी सी ही बात थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि कानपुर से ही शुरुआत होती है कि पोस्टर जो है वो उसको जो है कहीं ना कहीं जो है लगाया गया था, और उस पोस्टर की नहीं, एक जो तय सीमा होती है, तय जो है एक रास्ता होता है, उसके विपरीत जब कोई जो है जाकर के कार्य करता है, वो हिंदू संगठन का लोग हो या मुस्लिम संगठन के लोग हो, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। उसी के तहत जो है कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस व्यवस्था को, इस चीज को इतना ज्यादा तूल पकड़ा दिया गया, और पुलिस के सामने जो है ये कहा गया कि जो है पुलिस गलत कर रही है, उस जो दरोगा उसको हटाया जाए, कप्तान को हटाया जाए। इस तरीके से लगातार ट्रेंड चला, और ये ट्रेंड इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि पूरे देश नहीं, विदेश में भी कई जगह पे जो है इस तरीके से आप देख रहे होंगे ट्विटर पर जो है लगातार जो है इस तरीके के पोस्ट आ रहे थे, बाहर से पोस्ट आ रहे थे कि जो है देश विरोधी जो है भाषाओं का उपयोग किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो आज मानसिकता है वो जरा सी चीजों को जो है भड़का करके जो है बहका देना, और उसको टूल पकड़ा देना, और उसको राजनीतिक ढंग में बदल देना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है एक ये राजनीतिक मोड़ लाने से जो है एक जो भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के समुदाय में जो भावनाएं जो अच्छी करने का प्रयास जो कुछ लोग करते हैं, उसको बिगाड़ने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है। उसी जगह पर जो है कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी लगातार साफ तौर पर ये भी कहा है कि आपको मोहम्मद से प्यार है या संतान से जुड़ा करके जो नारे हैं, इस तरीके के नारों का जो है उपयोग जो है आप ना करें, और लगातार जो है हमारे तरफ से भी जो है अपने लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप भी जो है अपने जो आराध्य है उनको जो है माने, और उनके लिए जो भावनाएं हैं वो अपने अंदर प्रकट करें। इस तरीके का भाव न रखें जिससे आगे जो है कोई कहीं ना कहीं माहौल खराब हो। अवनीश, माहौल खराब करने के लिए सारी की सारी चीजें की ही जा रही। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, अगर माहौल खराब करने के लिए ना किया जाता तो इस तरीके के नारे लगने का कोई मतलब ही नहीं था। ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें सोशल मीडिया का रोल जरूर प्ले कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि सोशल मीडिया जितना जिम्मेदार है, उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप खुद हैं। किस तरीके के नारे आप खुली आम सड़कों पर लगा रहे हैं, और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बड़े तमीज से लोग पेश आएंगे, तो अपने आप में सवाल खड़ा होगा, और बवाल खड़ा करने के लिए सारी चीजें हो रही है, साफ तौर पर है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इसको एक बात से और समझा देते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है। कल राजधानी लखनऊ में टाइगर का, तेंदुए का जिस तरीके से दिखाया गया कि वो खुलेआम एक मकान के बाहर घूम रहा है, सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीर वायरल होती है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं, वन विभाग के हाथ पांव फूल जाते हैं, पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिरकार जो तेंदुआ देखा गया था 21 सितंबर को, क्या वो खुलेआम सड़कों पर दिन में घूम रहा है? लेकिन बाद में जब इसकी पड़ताल होती है, जब ये खबर आग की तरफ फैल जाती है, तो पता चलता है कि AI जनरेटेड है पूरा का पूरा मामला। एक युवक को गिरफ्तार किया जाता है इसके पीछे।
सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिना किसी फैक्ट चेक के, बिना किसी जानकारी के अभाव में हम इसी तरीके से क्या चीजों को आगे बढ़ा देंगे? उसको हम आगे आग की तरफ बढ़ा देंगे कि वो आग जल करके खाक हो जाए? किस तरीके की स्थिति में है लोग कैंट के इलाके में जो रह रहे हैं, रुचिखंड में रह रहे हैं, उनसे पूछिए। हम और आप बेखौफ हैं, लेकिन जिस जगह पे ये खबरें फैली हैं, जिसने इस तरीके की अशांति फैलाने की कोशिश की, इस तरह की खबर फैलाई, उसके मन में क्या चल रहा था? उसको तो लग रहा था कि मेरा पोस्ट होगा वो वायरल हो जाएगा, लेकिन कितने लोगों की नींद उड़ गई। अभी भी कई लोग घरों के अंदर कैद हैं। ऐसा तो नहीं कि सही में आ जाएगा। जो ऑफिस जाते हैं उनको भी टेंशन हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं तेंदुआ हमें लेके निकल जाएगा। बहुत सारी स्थितियां होती है, लेकिन सही बात आपने उठाई है कि सोशल मीडिया के इस दौर में सभी को फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए, बिना जांचे परखे किसी भी चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और यही कहते हैं कि योगी सरकार इस पूरे मामले में सख्त है। इस तरीके का जो भी कदम कोई उठा रहा है, बिना फैक्ट जांचे हुए, बिना पड़ताल किए हुए अगर कोई भी कदम ऐसे उठा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बेपरवाह हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा अच्छी है इस तरीके की सोशल मीडिया पर दुर्गंध फैलाने के लिए, इस तरीके की गंदगी फैलाने के लिए। अवनीश, वहां पर जिस तरीके का माहौल है, चाहे कानपुर हो, बरेली हो, इस वक्त कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं से पूरा का पूरा मामला निकला हुआ है। लोगों के लिए अपील कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हों या फिर वहां के धर्मगुरु हों, उसका असर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, संभल से जुड़े हुए। अनिल, एक बदमाश का एनकाउंटर होता है और वो हाथ जोड़ करके कहता है कि मुझे मेरा एनकाउंटर मत कीजिएगा, और साफ तौर पर जिस तरीके से एसपी उसको समझाते हैं कि भगवान के ऊपर भगवान को क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जयखंड, ये पुलिस का एक साहसिक कार्य है। अब से 3 दिन पहले एक महिला टीचर पढ़ाकर विद्यालय से लौट रही थी, जिसको रास्ते में ही ज्वलनशील पदार्थ से उस पर अटैक कर दिया जाता है। और ज्वलनशील पदार्थ इतना डाला जाता है कि 25 से 30% वह उसकी चपेट में आ जाती है ज्वलनशील पदार्थ की, और उसको तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और रेफर कर दिया जाता है वहां से। उसके बाद पुलिस इसकी तलाश में थी, धरपकड़ की जा रही थी, चिन्हित किया गया था, तलाश की गई थी। जब इसको चिन्हित किया, जब इसकी फील्डिंग लगाई, तो पता चला इसने भी पुलिस पर जवाबी हमला करा था। रात्रि के समय पर जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए नाकाबंदी की थी, तो इसने भी पुलिस पर जवाबी हमला किया था, जिसमें से पुलिसकर्मी घायल होने से बाल बाल बच गए थे। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसके दोनों पैरों में गोली लगी और इसको जिला अस्पताल लाया गया। उस समय पर ये हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। उन्होंने पूछा कि जो ज्वलनशील पदार्थ है H2SO4 तुम कहाँ से लेकर आए, कहाँ से आपको मिला? तो बताया कि किसी डेयरी पर काम करता था, वहां से मैं पहले, तो वहां से मुझे इसकी H2SO4 की जानकारी मिली, वहां से मैं ज्वलनशील पदार्थ को लेकर आया। जी अखंड। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से पूरा मामला निकल करके आया है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बहन की शादी टूटने के लिए उस आर्मी जवान के साथ उस पीड़िता का रिश्ता तय हुआ था, और ऐसी खबरें आ रही कि उस रिश्ते को तोड़ने के लिए उसकी बहन से जो रिश्ता टूट गया था, उसके खुन्नस में इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इस तरीके से लेकर के थाने में बात फिर जब पैरों में गोली लग जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, तो किस तरीके से हाथ जोड़ के रहम की भीख मांगते हैं। उन अपराधियों को कम से कम देखना चाहिए। इस तस्वीरों से अगर थोड़ा बहुत खौफ मन में हो तो कम से कम होना चाहिए कि पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, पुलिस आपको बख्शने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी कृत्य करने से पहले सोच लो उत्तर प्रदेश पुलिस आपका क्या अंजाम कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह आने ला रही है कि इस तरीके के कृत्य करने के बाद जब पुलिस आपके नाकेबंदी के लिए आपको रोकने का प्रयास करती, तो आप उस पर ही उल्टा फायर झोंक देते। ये मनोबल, इतना हौसला आता कहां से इन अपराधियों के पास? जयखंड, अगर मनोबल की बात करें तो ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देती हैं। जब इनको उसी समय पर कोई भय नहीं था, जो इन्होंने अटैक करा था ज्वलनशील पदार्थ से, तो सोचा होगा कि मैं चुंगल में फंस जाऊंगा, पुलिस मेरे एनकाउंटर करेगी, कहीं मुझको जान से नहीं मार दे। उस जल्दबाजी में इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। हमला तो किया, लेकिन उस हमले में जवाबी हमले में जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसके दोनों पैरों पर गोली लग गई। अब रहम की भीख मांग रहे हैं, जान बख्शने की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल एक पीड़िता, एक लड़की के ऊपर जिस तरीके से एसिड अटैक किया, क्या उसकी जिंदगी के बारे में सोचा था कि उसकी जिंदगी क्या होगी? वो जिंदगी और मौत की झूल रही है। सोचिए कि 25% से ज्यादा वो जल चुकी है, झुलस चुकी है। उसकी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कार्य करने से पहले सोचा था आपने?
लेकिन इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इस तरीके कदम उठाते हैं, पुलिस को इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और न्यायपालिका को भी इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि पुलिस जो ये अपराधी है इनको कम से कम समझ में आए कि ऐसा कृत्य करेंगे तो हमको इसकी ये सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए। अब बाबू अभिषेक हमारे साथ भदोही से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही में इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, लगभग 60 गांवों में 6 घंटे ही बिजली पहुंच रही है। तो बिजली की आपूर्ति लगभग 6 घंटे ही पहुंच रही है। उसके बाद जो है बिजली की आपूर्ति ठप दिखाई दे रही है। महाराजगंज इलाके के एक केंद्र का मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने ये शिकायत की कि लगभग 50 से 60 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रतिदिन 24 घंटे बिजली देने की सरकार अपनी बात रखती है, लेकिन वहाँ जो है कि मात्र 6 घंटे की बिजली पहुंच पा रही है। वहाँ के किसानों में बेहद रोष है। इस वक्त जो है कि कहीं न कहीं धान की जो फसल है उसमें कहीं न कहीं सिंचाई की भरपूर आवश्यकताएं होती हैं, जिससे कि कहीं न कहीं किसानों में एक रोष व्याप्त है कि बिजली कम जो है कि प्राप्त होने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसके उसके साथ-साथ अगर भदोही की बड़ी खबर बात की जाए तो भदोही में जिला पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है। जिला पंचायत का चुनाव नजदीक आते ही अब भदोही में लगातार जो है कि लोगों का जमावड़ा लग रहा है। जो भी बाहरी थे, बाहरियों का कहीं न कहीं एक भदोही में संपर्क जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार यह देखा जा रहा है कि जो जिला पंचायत का चुनाव है भदोही में, वो हमेशा रोचक रहा है। इसके पहले जो जिला पंचायत चुनाव रहा 2021 में भी बेहद रोचक रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की शर्मनाक हार हुई भदोही में। उसके बाद जो व्यक्ति चुनाव जीता वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। तो यह कहीं न कहीं एक बड़ा विषय रहेगा। इस बार सरकार की निगाहें भी है कि जिला पंचायत का चुनाव उसके पक्ष में है। अब सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे बिजली का दावा किया जा रहा है और मिल रही है 6 घंटे। अगर वहां के निवासी, किसान, ग्रामवासी इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं और एक जगह का हाल नहीं हो सकता, हो किसी जगह पर फॉल्ट हो, इस वजह से इस तरीके की स्थितियां हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब इस पूरे मामले की जानकारी बिजली विभाग के कर्मचारियों को होती होगी, अधिकारियों को होती होगी, तो कुछ ना कुछ तो बयान आता है। क्या बयान उन्होंने दिया है, क्या बातें उन्होंने बताई कि आखिरकार क्या वजह है कि 24 घंटे बिजली के दावे के बाद भी सच्चाई यही है कि 6 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है? क्या वो बता रहे हैं इस पूरे मामले पर अभिषेक? जी अखंड, अगर बात की जाए बिजली विभाग के कर्मचारियों की, तो बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार लापरवाही बरतते हैं। उनको कहीं जैसे IBC 24 यूपी की टीम ने संपर्क करना चाहा, लेकिन फोन स्वीकार ही नहीं किया जाता। लगातार भदोही के जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनको कोई भी पत्रकार फोन करता है तो फोन स्वीकार नहीं करते हैं और जानकारी को पुष्टि नहीं करते हैं कि यह मामला कहाँ से उठ रहा है, इसकी क्या जानकारी है। जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, जब मंत्री जी अपना दुखड़ा रो रहे हैं तो अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता का क्या फोन उठाएंगे, पत्रकारों का क्या फोन उठाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, अगर एक विभाग का मंत्री खुद परेशान है अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, तो क्या वहां के अधिकारी, कर्मचारी क्या जनता को परेशान नहीं करते होंगे? उनके लिए तो छोटी सी बात होगी, ग्राम में 6 घंटे लाइट आए ना आए, हमारा क्या फर्क है? हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में, हमारे घर में लाइट आ रही है ना आए, जाने दो, नहीं आनी तो मत आए। लेकिन अगर इसी तरीके से अव्यवस्था रहेगी, इस तरीके की परेशानियां जनता झेलेगी, तो क्या मायने मतलब है? इसका कोई मायने मतलब नहीं अभिषेक। लेकिन एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार क्या कारण है कि इस तरीके से ग्रामवासी शिकायत कर रहे हैं और आप इसको दूर करने की जगह आप सुनवाई तक क्या आप सुन भी नहीं रहे? क्या दूर करेंगे आप? पूछिएगा जरूर इससे। एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से AK शर्मा जो प्रभारी मंत्री भदोही के हैं, ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री हैं, वह भदोही जब दौरा करने आते हैं तो भदोही में जब अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं तो बैठक तो जरूर लेते हैं, लेकिन अधिकारियों को क्लास जो लेना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लगातार आपको जो है कि देखने को भी मिला होगा, हमारे दर्शकों को भी देखने को मिला होगा कि हमारे भदोही के जो प्रभारी मंत्री और AK शर्मा ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वह भी अपने अधिकारियों से ही नाखुश नजर आते हैं, वह भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। ये बड़ा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि आखिरकार इसके सरकार में मंत्री, विधायक कितना परेशान है और जनता कितनी परेशान होगी, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल अभिषेक, जब मंत्री ही परेशान है तो जनता तो परेशान होगी ही होगी। वो अपनी परेशानी सार्वजनिक मंच से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि अगर मंत्री परेशान है तो जनता तो परेशानी झेलेगी ही झेलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। आदर्श समाज से जुड़े हुए आदर्श, बताइए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है?
बिल्कुल अखंड, जिस तरह से बस्ती की बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार दुर्गा पूजा है और बस्ती में अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया भी जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा बस्ती का अगर पार्ट्स की बात करें तो दुर्गा पूजा बस्ती में दो तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि देहात क्षेत्र में जो दुर्गा पूजा है जिससे ही नवरात्रि शुरू होती है तो वहां पे दुर्गा पूजा स्टार्ट हो, लेकिन बस्ती शहर में अगर बात की जाए तो यहाँ की परंपरा थोड़ी सी अलग है। जब दुर्गा पूजा जो है देहात में मूर्ति का विसर्जन होता है तब बस्ती शहर में दुर्गा पूजा जो है यहाँ पे शुरुआत की जाती है, उसकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन बड़ी खबर ये रखा कि जिस तरीके से परशुरामपुर थाना क्षेत्र का मामला वहां देखा गया कि दुर्गा पूजा में जो है एक झंडे लगाने के लेके दो समुदायों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है और गाड़ियां तक जला दी जाती है, मोटरसाइकिल जला दिया जाता है। यहाँ तक कि जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में जो है चक्कू और कैंची और ऐसे तमाम हथियार लेके आते हैं मारपीट करने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा जो पंडाल से महज 10 से 20 मीटर की दूरी पे गाड़ी जला दी। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस मौके पे वहां पहुंची, पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया, क्योंकि जिस तरह से बहराइच में जो घटना हुई थी कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पुलिस लगातार एक्टिव थी। उन्होंने तमाम तरीके के सारे फोर्स वहां पे बस्ती के पुलिस अधीक्षक नवांगा जो एडिशनल एसपी तत्काल सारे फोर्स और जिले के जो आला अधिकारी है वो भी वहां पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी किसी तरह से मामले को शांत कराया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष लगातार आमने और सामने थे। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों मामले में विशेष समुदाय के 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस उसमें जिससे गांव में जो है पूरी तरीके से अभी भी जो है वहां पे पुलिस मौजूद है, पूरी तरीके से जो व्यापक इंतजाम है उसके लिए पुलिस वहां पे लगे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना, क्योंकि मामला सिर्फ एक झंडे को लेके था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का वहां पे एक झंडा लगा था। वो झंडा जो है जिस तरीके से जो है नवरात्रि में लोग झंडा लगाते हैं, पताका लगाते हैं, वो गिर गया था, पुराना था, गिर गया था। लेकिन ये भी कहा गया कि ठीक है उसको लगा देने, लगा भी दिया गया था, लेकिन विशेष समुदाय के लोग माने नहीं और वो लोग मारपीट करने लगे। फिलहाल जो है वहां पे पुलिस मौके पे भी पहुंच मौजूद है। अब देखना हो कि आगे किस तरीके से उसमें क्या होता है, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ भी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला है थोड़ी देर पहले कि मैं हरैया में आ रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश सिंह जब भी कहीं जाते हैं तो मामला थोड़ा सा विवादित हो जाता है। अखंड बस्ती से इस खबर आ रही है जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि अगर एक झंडे को लेकर के इस तरीके की दो पक्ष, दो समुदाय आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है क्या इस देश में अपना अपना जो कार्यक्रम है, जो अपना पूजा पाठ है, क्या उसको भी अब मनाने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या पुलिस को बताना पड़ेगा क्या कि हम झंडा लगाएं या ना लगाएं? कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन अगर किसी भी समुदाय के लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया, क्या उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई हुई है? क्या 3 ही लोग इसके लिए जिम्मेदार थे? किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हो, क्या इस तरीके के कार्यक्रम अगर हो रहे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पर्व में अगर कोई झंडा लगाना चाहता है तो क्या नहीं लगाएगा? क्या किससे अनुमति लेके आनी होगी? किससे अनुमति लेके आनी होगी? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या केवल 3 ही लोग इस पूरे के पूरे बवाल में शामिल थे? क्या 3 ही लोग गिरफ्तार किए गए और कोई लोग नहीं उसमें? देखिए पुलिस ने साफ कहा कि इसमें जांच अभी चल रही है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो वहाँ के लोग, उन्होंने साफ बताया हुआ है कि जो है वहाँ पे जो है कई लोग थे वहाँ पे। कोई ये नहीं कह सकते कि 3 लोग थे, काफी भारी संख्या में लोग थे, क्योंकि वहाँ लगभग जो है 4 गाड़ियों से जो है बात की जाए तो कैंची है और एक चाकू भी बरामद किया गया है, गाड़ी में आग भी लगाई गई है। तो साफ मानना था कि कोई बड़ी चीज नहीं थे, क्योंकि लगातार धारदार हथियार लेकर के आए थे? क्या दिखाने के लिए लेकर के आए थे? किस लिए लेकर के आए थे? पुलिस को तो उन तमाम लोगों को ढूंढ करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी उस बवाल में शामिल हो, अगर वीडियो फुटेज के आधार पर क्या ऐसी बातें आ रही हैं निकल करके जितेंद्र, क्या पुलिस ने ऐसा कोई बयान दिया है कि क्या वीडियो के माध्यम से उन लोगों की तलाश की जा रही जिसमें पूरे मामले में इस तरीके की कृत्य करने का कोशिश की? चाहे कोई भी हो, बवाल में सम्मिलित थे तो इसका मतलब आप जिम्मेदार है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आप जानते थे ना कि इस जगह पर इस तरीके के हथियार लेकर जा रहे हैं वहां पर, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या वहां पर? बिल्कुल, पुलिस ने साफ कहा है कि जो तहरीर मिली है उसके आधार पर हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी और लोग सम्मिलित होंगे उनसे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल अगर सबसे बड़ा ये होता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने बयान में एक चीज और उसमें थोड़ा सा उन्होंने मेंशन कर दिया कि प्रधानी का वर्चस्व, क्योंकि दुर्गा पूजा और प्रधानी के वर्चस्व, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 प्रधानों का पूरा मामला था, वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान। तो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग पुलिस की बाइट आई है, दोनों बाइटों में अलग अलग चीजें कही गई है। तो सवाल यह उठता है कि अगर इस तरीके से वो लोग मंशा से आए थे कि धारदार हथियार लेके, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की कार्रवाई वहां पे होना, पुलिस इसमें सिर्फ 1 लोगों को गिरफ्तार कर लेना, 2 लोगों को बैठा लेना, क्या इतने ही लोग सम्मिलित थे? बाकी जिन लोगों का नाम आ रहा है कि 40 से 50 लोग थे, तो वो लोग कहाँ चले गए? पुलिस उसमें अभी तक क्या कर रही है? अखंड बिल्कुल जितेंद्र, यही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में अगर वहां पर लोग इस तरीके से धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे, जो बातें आप बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को ढूंढ के कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कोई कार्यक्रम करेगा
एक झंडा लगाएगा तो क्या उसके लिए किसी से परमिशन लेगा क्या पहले? तो ऐसे जो भी अराजक तत्व हों, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और ढूंढ कर लाना चाहिए। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, खुलेआम खुले आसमान के नीचे नहीं घूमने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है, सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे थे, तो उसमें से महज 3 लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आदर्श बताइए। अगर जी आज हम फिर से खबर इसी को रिपीट करेंगे। ये हरदोई के हरियाणा थाना के ग्राम कोटवा का मामला है, जहां पर दबंगों ने उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी है, जिससे आने जाने में समस्या खड़ी हुई है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वहां पर कि ये घर से तोड़कर या इधर भागे घूमे, आज इधर रहे कल वहां रहे। और यहाँ के जो लेखपाल है, कानून वो है वहाँ के, उन्होंने 30 फुट की रोड होती है, जो रोड से 30 मीटर अंदर निकाल दी, जिसमें उनका घर भी आ रहा है। ये भी एक नाजायज तरीके से है, इससे इन्होंने आरोप लगाया है। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर वो क्या मामला है। और एक बार और बता दें, हरियाणा थाने की जो दरोगा है, उन पर भी आरोप लगाया गया कि उनको थाने से मार के भगाया गया है। हम इनसे कुछ जानना चाहिए वो क्या है पूरा, सर क्या नाम है? भाई है वो भी यही करता है, उसके बाद उसके घर वाले अंदर को उसके बाद में आगे हमारा जहाँ पे वहाँ पे 35 मीटर का रोड दिया। अभी आपने एक एप्लीकेशन और हाथ डाल लोग को लेकर, वो क्या है मामला? हमने इसी बात को आत्महत्या की एप्लीकेशन को दी थी। आप थाने पर दरोगा ने क्या कहा? थाने पे दरोगा ने गाड़ी क्लियर करके भगा दिया। और लेखपाल क्या कर रहा है? लेखपाल गया वहाँ कटरोट नाम से बोलता है, हमारा कटरोट में है। कटरोट में सर उसने रोड से 30 मीटर नापा, अंदर गया और कम से कम 100 मीटर की आपने एप्लीकेशन और कहाँ दी है? हमने मंत्री तक को आवाज को उसको हमने ऑनलाइन कराई है। अधिकारियों ने क्या कहा आपको? सर हमारे पास आए ही नहीं। असल में ये हरदोई जनपद की समस्या है, जबकि अभी नवनियुक्त कप्तान आई है और देखना होगा कि कब न्याय मिलेगा। जी अगर सबसे बड़ी बात है आदर्श की अगर एक लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं सभी पर, लेखपाल पर, दरोगा पर, तो क्या कार्रवाई उस तरफ से बात आई है? क्या आपने पूछा है उन लोगों से, पुलिस प्रशासन से पूछा, किसी अधिकारी से पूछा, या जिस पर भी कोई आरोप लगा उसका पक्ष जाना आपने, या लेखपाल का पक्ष जाना आपने? आरोप ये लगा रहे हैं कि दीवार खड़ी कर दी है और पुलिस प्रशासन एक बड़ी खौफनाक जैसा ही बना है। सबसे बड़ी बात है क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उनकी तरफ से क्या कुछ आया, कोई जानकारी मिली? आपने बात करने की कोशिश की थी? जी आज फिर ये थाने पर गए थे वहाँ दरोगा जी के पास, तो दरोगा जी कहीं ना कहीं तो खुले बनाने को लेकर क्या है वहाँ भाई कमिश्नर को बुलाया है कि आना तो थाने को समझाएंगे। सर हमारे यहाँ जो धन्य प्रधान है वो ही करवाते हैं। धन्य प्रधान बोलते हैं हमारी रजनी भी है, हमारा प्रमुख भी है, सर तुम्हारी कहीं नहीं सुनी जाएगी। इसी का हमारे संघ से कई घटना है। नहीं, इस देश का न्यायपालिका बहुत बड़ी है, उनके कहने से नहीं कि सब कुछ उन्हीं का है। ब्लॉक प्रमुख, विधायक, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री किसी का नहीं है यहाँ पर। ये न्याय, यहाँ पर न्याय से चलता है पूरा का पूरा देश। यहाँ न्याय तंत्र जिंदा है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल विश्वास है। आदर्श इस पूरे मामले पर वहां के पुलिस कप्तान का भी वर्जन लीजिएगा, सबसे पहले तो उस दरोगा का वर्जन लीजिएगा, लेखपाल का भी वर्जन लीजिएगा कि एक परिवार जो पीड़ित है वो क्या बता रहे हैं, जरा उनका भी पक्ष लीजिएगा। फिर उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे पर डिबेट कीजिएगा, इस पर खबर बनाइए और पूछिएगा, पक्ष जरूर रखिए उनका भी कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। और अगर ऐसा है इनके साथ अन्याय किया जा रहा है तो बड़े अधिकारियों पर इनकी बात बड़े अधिकारी तो जरूर पहुंचाइए और पूछिए उनसे कि आखिरकार क्यों इन पर ही सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, जरूर पूछिएगा। आदर्श अच्छा जी हमें और बता दें कि ये 3 बच्चे छोटे, एक ये बेटा खड़ा हुआ है, ये खड़ा है, ये बेटी है और ये बेटा है, ये पूरा परिवार है उनका, और रो रो के फरियाद कर रहा है अधिकारियों से कि हमको न्याय दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हरदोई जनपद में न्याय नाम की अभी चीज नहीं मिल रही, जबकि डीएम आदर्श इसीलिए बिल्कुल आदर्श इन बच्चों की बात भी है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे पक्ष का भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार वजह क्या है।
इसलिए आप उस दरोगा से भी पूछिएगा और जो भी तहसील प्रशासन से जुड़े हुए लोग हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो, उनसे भी उनका पक्ष जरूर जानिएगा। अगर इनकी बात में दम है और जो इनके साथ गलत किया जा रहा है, इसको लेकर के जो उच्च अधिकारी है उनसे जरूर मुलाकात कीजिएगा, पूछेगा कि इस तरीके की बातें आई हैं, क्यों नहीं अधिकारी इनकी बात सुन रहे हैं और परेशान है, ये पीड़ित है, परेशान इनके परिवार के साथ ये दर दर की पे गुहार लगा रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो बोल रहा है कि मेरा ब्लॉक प्रमुख है, मेरा प्रधान है, कोई नहीं सुनेगा, तो इस तरीके की बातों पर भी क्या उनका वर्जन है जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको